इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप एक रूसी ड्रोन को उड़ते देखते हैं और फिर वह अचानक गिर जाता है। ना कोई धमाका, ना कोई आवाज, ना ही कोई संकेत कि क्या हुआ। मार्च 2026 में जब ये वीडियो लीक हुआ तब कोई नहीं जानता था कि इस ड्रोन को किस चीज ने गिराया था। ना कोई मिसाइल, ना दूसरा ड्रोन, कुछ भी नहीं दिख रहा। यही चीज और दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ड्रोन को गिराने वाली चीज वर्तमान की नहीं थी, वो भविष्य से आई थी। और यूक्रेन ने अभी अभी साबित कर दिया है कि वो भविष्य अब आ चुका है। इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये हथियार क्या है और रूस को इससे क्यों डरना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये आधुनिक युद्ध की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक को कैसे हल करता है। 10 फरवरी 2026 को अमेरिकी पत्रिका द अटलांटिक के पत्रकार साइमन शुस्टर को यूक्रेन के अंदरूनी इलाके में एक खाली मैदान में ले जाया गया। ठंड थी, आसमान धुंधला था, एक पिकअप ट्रक कहीं सुनसान में खड़ा था और उसके ऊपर एक ऐसा उपकरण रखा था जो उनके अपने शब्दों में एक शौकिया टेलीस्कोप जैसा दिखता था, जिसकी दोनों तरफ 2 कैमरे लगे थे। एक ड्रोन उड़ाया गया, वह ऊपर उठा, कुछ 100 मीटर की दूरी तक उड़ गया और फिर ऑपरेटर ने फायर करने का आदेश दिया। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी की किरण नहीं, कोई विस्फोट नहीं, बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दिया और ड्रोन बस हवा में जलने लगा जैसे उसे किसी अदृश्य बिजली ने मारा हो और वो जलता हुआ जमीन पर गिर गया। जो आपने देखा वो संद्रे सिस्टम है जो एक सामान्य कार की डिक्की में आ सकता है। इसे किसी भी वाहन पर मिनटों में लगाया जा सकता है। साइड के कैमरे खुद टारगेट पहचान कर उसका पीछा करते हैं। ऑपरेटर पुष्टि कर फायर करता है। ड्रोन कुछ ही सेकंड में गिर जाता है। सबसे प्रभावशाली यह है कि यह कैसे काम करता है। लेजर ड्रोन के एक छोटे से बिंदु पर बहुत ज्यादा गर्मी केंद्रित करता है। ये गर्मी डिवाइस के पुर्जे या संरचना को नष्ट कर देती है, जिससे वो नियंत्रण खोकर गिर जाता है। हवा में टुकड़े नहीं उड़ते, जमीन पर विस्फोट का कोई खतरा नहीं है और न ही कोई ऐसा निशान छूटता है जिससे पता चले कि फायरिंग कहां से हुई थी। और अब आता है वो खासियत जो संद्रे को आज के युद्ध क्षेत्र में मौजूद किसी भी चीज से अलग बनाती है। रूस ने एक खास तरह के ड्रोन का इस्तेमाल लगातार बढ़ा दिया है, जिसे मौजूदा किसी भी सिस्टम से गिराना लगभग नामुमकिन था। इन्हें फाइबर ऑप्टिक ड्रोन कहते हैं। ये न रेडियो सिग्नल न जीपीएस का उपयोग करते हैं। इन्हें एक पतले केबल से कंट्रोल किया जाता है जो ऑपरेटर को ड्रोन से जोड़ता है। इन्हें ब्लॉक करने के लिए कोई सिग्नल नहीं होता। कोई भी उपकरण जो ट्रांसमिशन को ब्लॉक करने की कोशिश करता है उनके खिलाफ पूरी तरह बेकार है। इसे खत्म करने का एकमात्र तरीका इसे भौतिक रूप से नष्ट करना है, केबल को काटना, और यहीं पर संद्रे की जरूरत पड़ती है। मार्च 2026 में प्रकाशित की गई कॉम्बैट वीडियो ठीक यही दिखाती है। हथियार से फाइबर ऑप्टिक केबल को जलाया और काटा गया जो रूसी ड्रोन को ऑपरेटर से जोड़ता था। केबल के बिना ड्रोन तुरंत नियंत्रण खोता है और गिर जाता है। ना कोई धमाका, ना कोई शोर। रूसी पायलट कहीं दूसरी तरफ अचानक अब किसी भी चीज पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता और शायद उसे समझ भी नहीं आता कि क्या हुआ। एक पल सोचो, रूसी नजरिए से ड्रोन ने अचानक जवाब देना बंद कर दिया। न धमाका हुआ, न हमले का कोई संकेत। समझ नहीं आता ये कहां से आया और ना ही ये पता चलता है कि इससे कैसे बचाव करें। जो लोग दूसरी तरफ से इन ड्रोन को ऑपरेट करते हैं उनके लिए ये किसी अदृश्य चीज से लड़ने जैसा है और यही बात संद्रे को डरावना बनाती है। सिर्फ ये नहीं कि वो क्या करता है, बल्कि ये भी कि वो क्या दर्शाता है। एक ऐसा खतरा जिसका रूस के पास अब तक जवाब नहीं है। संद्रे के पीछे का नाम पाउलो येलिज़ारोव है और इस आदमी की कहानी ये बताती है कि यूक्रेन कैसे 2 साल में वो कर सकता है जो दूसरे देश दशकों में भी नहीं कर पाते। येलिज़ारोव फौजी नहीं, बिजनेसमैन और टेलीविजन प्रोड्यूसर थे।
देश के सबसे लोकप्रिय राजनीतिक कार्यक्रमों में से एक उनके स्टूडियो से प्रसारित होता था। फरवरी 2022 में जब रूस ने हमला किया तो वो एक भर्ती केंद्र गए, एक राइफल उठाई और बिल्कुल शुरुआत से शुरू किया। अपने खुद के पैसे से उन्होंने अपनी लड़ाकू टीम बनाना और उसे सुसज्जित करना शुरू किया। उन्होंने पुराने टेलीविजन स्टूडियो को एक अस्थायी युद्ध ड्रोन फैक्ट्री में बदल दिया। उन्होंने दोस्तों को इसमें शामिल होने के लिए मना लिया। काम इतना गंभीर था कि अमेरिकी सरकार ने भी ध्यान दिया और उपकरण व समर्थन भेजना शुरू कर दिया। समूह किसी भी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गया। उनके द्वारा बनाई गई टीम यूक्रेनी सूत्रों के अनुसार 12 अरब डॉलर से अधिक के रूसी सैन्य उपकरणों को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार थी। युद्ध में नष्ट हर 5 में से एक रूसी टैंक उनकी कार्रवाई से नष्ट हुआ। लेकिन एक ही रात में रूसी ड्रोन ने उनकी मुख्य फैक्ट्री में आग लगा दी। जो कुछ बनाया गया था, लगभग $35 मिलियन के उपकरण, राख में बदल गया। फिर उसने फिर से शुरू किया। जनवरी 2026 में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उन्हें यूक्रेनी वायुसेना का उप कमांडर नियुक्त किया और पूरे देश की रक्षा के लिए ड्रोन रोधी सुरक्षा कवच बनाने का विशेष मिशन सौंपा। और येलिज़ारोव ने शुरू में मना कर दिया। उन्होंने समय सीमा को असंभव माना। रक्षा मंत्री ने उन्हें एक सीधी बात कहकर मना लिया। आप स्टेडियम की दर्शक दीर्घा में बैठकर खेल देख सकते हैं और मैदान में खिलाड़ियों की आलोचना कर सकते हैं, या आप खुद मैदान में उतरकर दिखा सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। वह मैदान में उतर गए और यही येलेज़ारोव थे जिनसे जब पूछा गया कि यूक्रेन 2 साल में वो क्यों कर पाई जो कहीं ज्यादा अमीर देश भी दशकों में नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा, कई अमेरिकी कंपनियां पैसे के लिए चलती हैं, उनके लिए यह एक काम है। यह एक और पहलू भी है, जीवित रहने की आवश्यकता। इस वाक्य पर अच्छी तरह से सोचिए, क्योंकि इसके पीछे केवल सैन्य मुद्दा नहीं है। यूक्रेन के शहरों ने पूरी सर्दी बिना बिजली के गुजारी, बिना हीटिंग के। ड्रोन हमलों से बिजली व्यवस्था तबाह हुई। वे नागरिक हैं जो तड़के चेतावनी सायरनों से जागते हैं। वे लोग हैं जो सालों से यह जानते हुए जी रहे हैं कि कोई सस्ता ड्रोन कभी भी आ सकता है। संदेश सिर्फ तकनीकी जवाब नहीं, बल्कि उस देश का जवाब है जिसे अपनी जनता की सुरक्षा उसी चीज से करनी है जो उसके पास है और जिसके पास इंतजार का समय नहीं है। और जब आप इसे आंकड़ों के साथ देखते हैं तो जो यूक्रेन ने किया उस पर यकीन करना और भी मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी नौसेना की मुख्य लेजर प्रणाली को देखें। इसे लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया था। इसमें वर्षों के दौरान कुल मिलाकर $350 मिलियन से भी ज्यादा का निवेश किया गया। नतीजतन ये प्रणाली सिर्फ एक युद्धपोत पर लगाई गई। मार्च 2026 में अमेरिकी सेना ने अपने सबसे उन्नत लेजर कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा की। वह बहुत महंगा और जटिल था, ड्रैगन फायर, एक और लेजर सिस्टम, लेकिन ये यूनाइटेड किंगडम का है, जिसे वर्षों में 416 मिलियन पाउंड से अधिक का निवेश मिला। यह एक प्रभावशाली सिस्टम है। हर फायर की लागत उतनी ही है जितनी एक घरेलू हीटर को 1 घंटे तक चलाने की, यानी लगभग 10 पाउंड। लेकिन यह वास्तव में ब्रिटिश नौसेना के जहाजों तक 2027 में ही पहुंचेगा। यूक्रेनी संद्रे का विकास करने में कुछ मिलियन डॉलर लगे। यह कार डिक्की में आ जाता है और ये पहले से मौजूद है। इसे पहले ही दिखाया जा चुका है। ये असली लड़ाई में भी दिख चुका है। और यहाँ एक ऐसी बात है जो इस कहानी को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल देगी। और ये ऐसी बात है जिसे लगभग कोई भी साफ साफ नहीं कह रहा है। देखिए, रूस के लिए स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उसे आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुए रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की लेजर तकनीक का सहारा लेना पड़ा। यूक्रेन, जो अपने खुद के इंजीनियरों और संसाधनों के साथ अकेले ही विकसित कर रहा है, उसकी बराबरी करने के लिए रूस को यह कदम उठाना पड़ा। यह बहुत कुछ बताता है कि इस दौड़ में कौन आगे है। और ये सिर्फ इसी सीधी प्रतिस्पर्धा में नहीं है। पूरी दुनिया चुपचाप इस तरह की तकनीक के साथ फिर से हथियार बंद हो रही है। इजराइल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अक्टूबर 2024 में हिजबुल्लाह के ड्रोन के खिलाफ लेजर सिस्टम का शुरुआती युद्ध उपयोग हुआ।
देश ने दिसंबर 2025 में अपने 100,000 वॉट के पूर्ण लेजर सिस्टम आयरन बीम को आधिकारिक सेवा में तैनात कर दिया। שומעים את האזעקות של הקריות? אבא שם שצילם। यूनाइटेड किंगडम ने अपने युद्धपोतों पर ड्रैगन फायर लगाने के लिए 316 मिलियन पाउंड का अनुबंध किया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना लेजर सिस्टम पहले ही नीदरलैंड और दक्षिण कोरिया को बेच दिया है। दौड़ साफ तौर पर शुरू हो चुकी है। इस दौड़ में यूक्रेन अपनी तकनीक शून्य से विकसित कर रहा है, जबकि बाकी अब भी बाहर से खरीदने पर निर्भर है। लेकिन यूक्रेन असल में सिर्फ इस दौड़ को जीतने से कहीं ज्यादा चाहता है। ज़ेलेंस्की के पास एक समय सीमा है। वह चाहता है कि 2026 की गर्मियों तक एक पूरा सुरक्षा कवच काम कर रहा हो। योजना तर्क के हिसाब से सीधी है। सबसे नजदीकी और सस्ती धमकियों को गिराने के लिए लेजर और बीच की धमकियों के लिए इंटरसेप्टर ड्रोन और पश्चिमी मिसाइलें जैसे कि पैट्रियट केवल सबसे कठिन और खतरनाक हमलों के लिए रखी जाएंगी। वे हमले जिन्हें कोई और चीज नहीं रोक सकती। वही धमकी का सामना सही उपकरण से होता है। महंगे संसाधन वहां खर्च नहीं होते जहां लेजर सस्ता हल दे सकता है। समय सीमा बहुत कड़ी है। यूक्रेन ने कई बार दिखाया है कि जो दूसरे देशों को सालों लगते हैं वह कुछ महीनों में कर सकता है। इस कहानी का एक हिस्सा है जिस पर कम लोग चर्चा करते हैं। फरवरी 2026 में रूसी आक्रमण की शुरुआत के बाद पहली बार यूक्रेन ने दूसरे देशों को हथियार बेचना शुरू किया। वह देश जिसने वर्षों तक पूरी दुनिया से हथियार प्राप्त किए अब आपूर्तिकर्ता बनता जा रहा है। मार्च 2026 में ज़ेलेंस्की खुद मध्य पूर्व गए और सऊदी अरब और कतर के साथ रक्षा साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जबकि संयुक्त अरब अमीरात के साथ बातचीत जारी है। यूक्रेनी सूत्रों के मुताबिक कई देशों ने ईरानी ड्रोन से निपटने में मदद मांगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूक्रेनी युद्ध क्षेत्र ड्रोन के खिलाफ रक्षा में दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन गया है। और अब यूक्रेन इस प्रयोगशाला में सीखी गई चीजों का निर्यात करना शुरू कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए संद्रे पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लक्ष्यों की पहचान करता है और उनका पीछा करता है। अगला कदम जिस पर काम जारी है ये है कि हथियार खुद तय करेगा कब फायर करना है। हर फायर के लिए मानव ऑपरेटर की पुष्टि जरूरी नहीं होगी। जब ऐसा होगा तो प्रतिक्रिया की गति ऐसी होगी जिसे आज कल्पना करना भी मुश्किल है। क्या आपको वो गलित याद है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था? हमला करना सस्ता है, बचाव करना महंगा है। पहले ड्रोन के आने के बाद से ही ये तर्क इस युद्ध पर हावी रहा है। संद्रे के साथ पहली बार यह समीकरण उल्टा हो रहा है, खास तौर पर उस तरह के ड्रोन पर जिसके बारे में रूस ने दाव लगाया था कि उसे रोकना नामुमकिन होगा। सच कहूं तो रूस के पास अब भी इसका अच्छा जवाब नहीं है। जब तक उसके पास नहीं होता, यूक्रेन के पास युद्ध के मैदान में काम कर रही असली ठोस बढ़त है। ये पहली बार है जब एक ऐसा हथियार जो रोशनी छोड़ता है युद्ध के समय में बहुत कम पैसे में एक ऐसी टीम द्वारा विकसित किया गया है जिनके नाम गुप्त रखे गए हैं, असली युद्ध में सच में काम कर रहा है। 80 के दशक में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने लेजर रक्षा प्रणाली का सपना देखा और अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन सफल नहीं हुए। बड़ी सैन्य ताकतों ने दशकों तक ऐसा कुछ बनाने में निवेश किया है। यूक्रेन ने 2026 की सर्दियों में एक खाली मैदान में एक पिकअप ट्रक के ऊपर से दिखाया कि ये काम करता है, न तो इसलिए क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा था, न ही इसलिए क्योंकि उनके पास ज्यादा समय था, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप सहमत हैं कि यूक्रेन ड्रोन युद्ध में रूस से आगे है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इसे उन लोगों से साझा करें जो इस संघर्ष को फॉलो करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। अगली बार मिलते हैं।